आज हम परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार के सदस्यों को और मित्रों को बताएं। नमस्कार। बचपन में कर लो पढ़ाई तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी में कर लो कमाई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, और बुढ़ापे में कर लो पुण्याई तो अगला जन्म सुधर जाएगा। 8 साल पढ़ोगे तो 60 साल आराम पाओगे, 8 साल नहीं पढ़ोगे तो 60 साल मजदूरी करोगे। आज मैं आपको ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जिसको आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो निश्चित रूप से 95% प्लस में आपके अंक आएंगे। ये मैं आपको आगे उदाहरण द्वारा बताऊंगा जिनको प्राप्त भी हुए हैं। आप जब पढ़ते हैं तो विद्यालय के अंदर जो भी जिस कालांश की पढ़ाई हो रही है उसको पहले घर से पढ़ करके जाएं, विद्यालय में पढ़ लें, वापस घर जाकर के पढ़ें, और कोई भी समस्या आए तो दूसरे दिन अपने सर मैडम को अवश्य पूछें। इसके अलावा जो चीज आपको कंठस्थ हो गई है, जिसके ऊपर आपका अधिकार हो गया है, वो अपने साथियों को बताएं। एक सूत्र है, रिवीजन इज द डिवीजन। अगर आपने बार बार अपना पाठ्यक्रम को रिवाइज कर लिया तो आपका डिवीजन, डिस्टिंक्शन और 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ते समय आप अपने विषय वस्तु को रेखांकन करें। रेखांकन करने के बाद में आप अपने हिसाब से उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद में उसको सूत्र के रूप में बदल लें तो आपको वो विषय वस्तु याद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो एक सूत्र बना दिया 34, 22, 39, यही राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसका हमने एक वाक्य में बदल गया कि 4 बाई 39 वर्ष के हो गए। इसी तरह मैं स्वास्थ्य के ऊपर एक वार्ता देता हूं तो मैंने उसका एक सूत्र बना लिया 36,552। तो 3 क्रियाएं, 6 शोधन की क्रियाएं, 5 महाभूत है, 5 चीजों से बचना चाहिए और 2 का स्वर्णिम। तो इस प्रकार से किसी भी चीज के आप सूत्र बना करके पढ़ोगे तो आपके निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। परीक्षा में आप घबराएंगे नहीं, आपको वो चीजें याद आ जाएगी। सुलेख का बहुत बड़ा महत्व है। जिनके सुलेख बढ़िया है उनके 100% नंबर भी आए हैं। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताता हूं। मैं सीनियर सेकेंडरी क्लास से जब शुरू हुई थी तो मैंने जीव विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं में 100% नंबर दिए। तो हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने कहा कि सर हमने गणित में तो 100% नंबर सुने, जीव विज्ञान में तो नहीं सुने। तो मैंने कहा भाई आपके कभी 80% या उससे अधिक नंबर आए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं आए। तो जो नहीं, जिसके अधिक अंक आए वो अधिक अंक देने की नहीं सोच सकता। तो उसके लिए आपको मैं एक पुस्तक बता रहा हूं। मैं पिछले 17 वर्षों से गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी एक पुस्तक है अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। उसमें शास्त्रोक्त बातें लिखी हुई है, उनको करने से निश्चित रूप से आपके अंकों में वृद्धि होगी। तो सुलेख के बारे में आपसे बात कर रहा था। सुलेख जो है उन उत्तर पुस्तिकाओं का इतना बढ़िया था, जिसके उत्तर पुस्तिका को खोलते ही मेरे को आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे सुलेख मोती जैसे, कोई व्याकरण की त्रुटि नहीं, बहुत अच्छे चित्र बने हुए थे, नामांकित थे। प्रश्न का उत्तर एक शब्द में पूछा तो एक शब्द में दिया हुआ, 2 लाइन में पूछा तो 2 लाइन में दिया हुआ, 3 पेज में पूछा तो 3 पेज में दिया हुआ। कोई भी ऐसी बात विषय वस्तु से हट करके नहीं लिखी। तो फिर मैंने मेरे साथी को पूछा कि भाई हमारा काम नंबर देने का है कि काटने का है? तो फिर उन्होंने कहा हमारा काम तो नंबर देने का है। मैंने उन बच्चों के रोल नंबर नोट कर लिए थे। उसमें से उन 2 बच्चों की बोर्ड के अंदर मेरिट थे। अब दूसरे 2 उदाहरण और बताता हूं।
मैं अभी सेवानिवृत्ति के बाद विद्या भारती से जुड़ा हुआ हूँ। विद्या भारती की जोधपुर की एक बालिका के हिंदी में 100 में से 99 अंक आए। उसका मुख्य कारण दो, एक तो उसके सुलेख थे वो मोती जैसे थे, और दूसरा व्याकरण की कोई त्रुटि नहीं थी। तो उसमें परीक्षक की ये मानसिकता रही होगी कि हिंदी जैसे विषय में मैं 100% नंबर कैसे दे दूं, तो जिसके 99 आते हैं उसके 100 भी आ सकते थे। फिर तीसरा उदाहरण और देता हूं आपको। एक हिमांगिनी गहलोत है बच्ची, विद्या मंदिर में उसकी माताजी प्राचार्य है शास्त्री नगर स्कूल के अंदर। उस बच्ची के विज्ञान में 100 में से 100 अंक आए कक्षा 10वीं के अंदर। तो उसका भी यही था कि उसके सुलेख बहुत बढ़िया, कोई तरह का उसके व्याकरण की त्रुटि नहीं, और जो प्रश्न पूछे गए उसका बिल्कुल उचित उत्तर दिया गया। आप क्या करते हैं कि जो वस्तु में आपको अधिकार है और वो प्रश्न आ जाता है उसको करने लग जाते हैं। उसमें अगर 2 लाइन में पूछा तो आप एक पैराग्राफ 1 पेज भर देते हैं, जिससे दूसरे प्रश्न छूट जाते हैं। तो जो प्रश्न में जितने उत्तर की सीमा शब्दों की होती है उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। सुलेख के अलावा आपको अपने शिक्षकों से अवश्य बार बार चर्चा समस्याओं की करनी चाहिए। इस समय अब हम बात करते हैं 2 विषयों के बीच में आपको अंतराल देना चाहिए। हमारा विद्यालय में जो कालांश है वो आधे घंटे का होता है, तो कोई भी विषय पढ़ने के बाद में आपको 2 से 3 मिनट का अंतराल लेना चाहिए। उस अंतराल में आप लंबी गहरी श्वास लें, टहल लें, घूम लें, म्यूजिक सुन लें, चुटकुला सुन लें, ताड़ासन कर लें, तो आपका शरीर दूसरे विषय को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ओमकार का नाद कर लें, तो कोई भी चीज को आप 2 विषयों के बीच में करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर हमेशा अनुस्वार लगता है, जैसे मैं, नहीं, बहुवचन, तो इनके ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये त्रुटियां तो अब आपके होनी नहीं चाहिए। फिर कुछ शब्दों की जो बनावट है उस बनावट में आप जैसे अंग्रेजी रनिंग में लिखते हैं उस तरह से ट, ह, द में शिरोरेखा के नीचे सीधी रेखा नहीं बनाते हैं। तो आपके अक्षर कैसे होने चाहिए? आपके अक्षर ऐसे होने चाहिए जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में अक्षर है। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना चाहिए, और अपने आचार्य महोदय को भी आपको कहना चाहिए कि हमको सुलेख और श्रुतिलेख का अभ्यास कराएं। तो इससे भी आपके परीक्षा के ऊपर जो परीक्षक उत्तर पुस्तिका देखें, हमारे मस्तिष्क का हम कितना उपयोग करते हैं। साधारणतया हम जो हमारा मस्तिष्क है उसका 2% काम लेते हैं, 98% उसका हम यूज भी नहीं कर पाते। तो अगर जिस किताब की मैंने बात कही थी अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, उसको आप पढ़ लेंगे और आपके मस्तिष्क को 5 से 10% जगा लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क जागृत होने पर आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जिस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हो या आपके विद्यालय या महाविद्यालय की परीक्षा हो। तो उसके लिए आपको जो बिंदु बताए गए हैं उस पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ें, चिंतन मनन करें, अपने जीवन में उतारें। फिर नकारात्मकता आपके जीवन में नहीं आने, हर समय आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारा जो मन है वह 10% मन चेतन होता है और 90% मन अचेतन होता है। तो हमारा अचेतन मन है वो नेगेटिव बातों को पकड़ लेता है, और अचेतन मन जागृत कब होता है? जब आप सोते हैं और सुबह उठते हैं। तो उस समय आपको सकारात्मक वाक्य रात को सोते समय बोलने हैं, सुबह उठते समय वापस उनकी पुनरावृत्ति करनी है। क्या बोल रहे हैं? मेरे को सभी विषय याद हो रहे हैं, मेरे को सूत्र याद हो रहे हैं, मेरे सुलेख बढ़िया हो रहे हैं, मेरे को कोई विषय कठिन नहीं लग रहा है। इस तरह से मेरे सकारात्मक वाक्यों का एक वीडियो है, वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको भी आप अवश्य सुने। तो सकारात्मक वाक्यों का कितना प्रभाव पड़ता है एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन अपने विद्यालय में सबसे कमजोर छात्र थे, उनको विद्यालय से निकाल दिया गया
और इसको उनके टीसी में ये लिखा गया कि ये बच्चा इतना कमजोर है, हम इसको हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हैं। वह टीसी लेकर के बच्चा घर पे आया और उसकी माँ को पूछा कि इसमें क्या लिखा है। अब आप देखिए माँ की सकारात्मकता। माँ ने कहा उस बच्चे को कि इसमें यह लिखा हुआ है कि आपका बच्चा इतना कुशाग्र बुद्धि है कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप किसी अन्य विद्यालय में पढ़ाओ, तो मैं अब तुम्हारे को पढ़ाऊंगी। और उस सकारात्मकता के साथ एडिसन की माता ने उसको पढ़ाया और उसने सैकड़ों आविष्कार किए। इसलिए सकारात्मकता को आप अपनी जिंदगी का अवश्य हिस्सा बनाएं। अवचेतन मन को आप बार बार सकारात्मक आदेश दें। एक उदाहरण और दे देता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, जिनके एक हाथ के लकवा हो गया था, वो रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त रोजाना ये कहते थे कि मेरा हाथ ठीक हो रहा है, मेरा हाथ ठीक हो रहा, और एक दिन उनका हाथ ठीक हो गया। तो सकारात्मक वाक्यों का आप अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करें। एक चीज है मुस्कुराहट, वो मुफ्त में आपको हर समय उपलब्ध रहती है, तो उसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मुस्कुराने से हमारे मस्तिष्क के अंदर, चाहे वह प्राकृतिक है या कृत्रिम है, जैसा ही हम मुस्कुराते हैं तो हमारे मस्तिष्क के 3 हार्मोन निकलते हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन और इन हार्मोन के कारण हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से हमारे को रोग नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं। शरीर के शोधन की क्रियाएं भी बताई गई है, उसमें त्राटक की क्रिया, अंगूठे के ऊपर आप आंख से ध्यान लगाइए और इसको धीरे धीरे समय बढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आपको स्मरण शक्ति, एकाग्रता, विद्यालय में पढ़ाते समय ध्यान लगना, सभी क्रियाओं में इसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। एक बात और बताने जा रहा हूं, अभी मैं एक कार्यक्रम सुन रहा हूं, कोच फॉर लाइफ, उसको भी आप अवश्य सुने। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यूट्यूब पे आप कोच फॉर लाइफ लिखेंगे तो वो आ जाएगा, और फिर आप टेलीग्राम में लिंक से जुड़ जाएंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो उसमें यह बताया गया है कि धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, पढ़ाई, व्यवसाय और नौकरी, इनमें आप जितनी शिकायत करोगे उतने आप दुखी होंगे, और इनमें आप जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे उतने आपके जीवन में जादू होगा। जादू मेरे जीवन में हो रहा है, कई चीजें ऐसी घटित हुई जिसकी मैं कल्पना नहीं कर रहा था। तो आप हर समय विद्यालय के प्रति, शिक्षकों के प्रति, परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पाठ्य पुस्तकों के प्रति, लेखन सामग्री के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव हर समय रखें, तो आपके जीवन में बहुत जादू होगा। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो अधिकतम अंक प्राप्त करने का मानस है वो प्राप्त हो जाएगा। अचेतन मन के बाद में हम बात करते हैं, 2-3 उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि पढ़ना कैसा होता है। युधिष्ठिर, कौरव और पांडव सबको आचार्य द्रोण पढ़ाते थे। आचार्य द्रोण ने एक दिन पढ़ाया कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध से बचना चाहिए। दूसरे दिन सबको पूछा, सबको याद हो गया कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध से बचना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा मेरे को याद नहीं हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, रोजाना वो कह रहा है मेरे को याद नहीं हुआ। 7वें दिन तो द्रोण का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया और उन्होंने लातों घुसों से पीटना युधिष्ठिर को शुरू कर दिया। तो थक जाने के बाद युधिष्ठिर हंसा, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे को पीट रहा हूं और उसके बाद तुम हंस रहा है। तो उन्होंने कहा अब मेरे को पाठ याद आ गया कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आचार्य द्रोण द्रवित हो गए, उन्होंने कहा मैं हार गया, तू जीत गया। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी 2 बहुत ही श्रेष्ठ वाक्य कहे हैं, उनको भी आप अपने जीवन में उतारें कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे कठिनाई और मुसीबत नहीं आती है तो वो रास्ता गलत है। आप अपने जीवन में कठिनाइयों और मुसीबतों का अवश्य संघर्ष करें, तभी आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा।
नहीं तो छोटी मोटी बातों से घबरा करके लोग बात आत्महत्या तक कर लेते हैं, छोटे बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ सभी कर लेते हैं। तो हमारे को सम रहना है, किसी भी परिस्थिति के अंदर घबराना नहीं। फिर दूसरी बात विवेकानंद ने कही है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर श्रेष्ठ विचारों को भर दो, वो आपको श्रेष्ठ कार्यों की ओर धकेल देंगे। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ विचार जब हम करेंगे तो हमारे मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक बातें नहीं आएगी। परम पूज्य गुरुदेव के एक वाक्य के साथ मेरी बात को मैं विराम दूंगा, जो आज की स्थिति में भी प्रासंगिक है। उसमें उन्होंने बताया कि प्रसन्न रहने के दो उपाय, प्रसन्न रहने के दो उपाय, अपने आवश्यकताओं को सीमित करें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। तो अपनी आवश्यकताओं को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। हमारे साथी के पास में स्कूटी है, हम साइकिल पे जा रहे हैं, हम अपने पिताजी कहते हैं हमारे को भी स्कूटी चाहिए। हमारे पास स्कूटी है, दूसरा बच्चा कार में आ रहा है, हम कहेंगे हमारे को भी कार चाहिए। तो नहीं, आपको अपने से जो नीचे है उनके बारे में सोचना चाहिए, जिनके पास साइकिल भी नहीं है, जिनके पास पैदल भी नहीं है, जिनके पास पाँव भी नहीं है और वो विद्यालय आ रहे हैं। तो ईश्वर को आप धन्यवाद दें कि आपके पास पूरा शरीर स्वस्थ है। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। कैसी भी परिस्थितियां उनसे तालमेल बैठाएंगे तो जीवन में आप बहुत सफल होंगे। इसको वीडियो को आप बार बार सुने, धीरे धीरे चिंतन मनन करें और जो जो बातें बताई गई है उनको आप जीवन में जितना उतारेंगे उतना आप अधिक खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी याददाश्त बढ़ेगी। आप परीक्षा में घबराएंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा परिणाम अति उत्कृष्ट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा।